गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और बेसिकली ये वो वीडियो नहीं है जिसका आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे नीट 2022 के रिज़ल्ट आने के बाद मैं पहली बार वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, एज़ वेल एज़ काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड है, बट जिस टॉपिक पे आपकी डिमांड है मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, उस टॉपिक पे मैं बात नहीं करूँगा। तो नीट 2022 का रिज़ल्ट आ चुका है। अब अगला जो आपका स्टेप है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एग्ज़ाम में और जिनके अच्छे नंबर्स आए हैं, या इवन जो बाउंड्री लाइन पे हैं या बॉर्डर पे हैं जिनके मार्क्स, ठीक है, कट ऑफ के जो पहले से प्रेडिक्ट किया गया है, तो अब वो वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग आपको दो टाइप से पार्टिसिपेट करना है, जैसे आप जानते हो, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग और एक स्टेट काउंसलिंग। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में बात करूँगा। तो एक जनरल बातें, एक तरह से आप शुरुआत मान लीजिए आफ्टर रिजल्ट काउंसलिंग की। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो दो वेबसाइट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक ऑल इंडिया के लिए mcc.nic.in, वहाँ पे आपको पिछले साल की काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, रूल्स रेगुलेशन के बारे में पढ़ने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से कुछ जानकारियाँ कलेक्ट कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं बच्चे, cgdme.in, हालांकि ये आपको रिडायरेक्ट करता था चिप्स के वेबसाइट पे, बट आपको cgdme.in वेबसाइट पे जाना है और रेगुलर विजिट करते रहे, आई सजेस्ट। तो चलिए कुछ और बातें करते हैं, राइट। तो जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा जो है, ठीक है, टोटल जो सीट्स होती है छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, तो उसका 82%, ठीक है, 82% जो होता है छत्तीसगढ़ स्टेट कोटा को मिलता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि काउंसलिंग कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, कौन कराएगा या कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में। मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की बात करने वाला हूँ और एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन भी दूंगा। जो बच्चे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए। तो फिलहाल कब स्टार्ट होगा, तो इन जनरल क्या होता है, पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जो कि अभी शुरू नहीं हुई है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और उसके तकरीबन कुछ दिनों के बाद, लगभग हम मान सकते हैं कि मिनिमम अगर हम टाइम देखें तो 1 मंथ के बाद, 1 महीने के बाद छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगी। तो अभी सितंबर 10-11, तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर के आसपास छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। लेकिन मैंने कहा कि आपको छत्तीसगढ़ डीएमई की साइट को विजिट करते रहना है। हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन इस साल ये लोग पहले से प्रारंभ कर दें, स्टार्ट कर दें, सिर्फ रजिस्ट्रेशन, अलॉटमेंट इत्यादि ये सारी चीज़ें बाद में की जाए, तो है ना, एक तरह ये है। दूसरा, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये मोड आप सबको पता होना चाहिए कि काउंसलिंग जो होती है फिलहाल क्या होती है, ऑनलाइन होती है। इसलिए जो कुछ भी आपको फीड करना होता है, वहाँ पे भरना होता है, सबमिट करना होता है, तो वो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब आप भारत के किसी भी कोने में बैठे हो तो वहाँ से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से रायपुर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब एक मुद्दा ये आता है कि कौन कौन छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इस पे बात करूंगा मैं नेक्स्ट पेज में। बिफोर दैट हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की मेरिट लिस्ट कब आएगी। कई बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो है पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ वाले अलग से, हालांकि दिल्ली से ये सीडी लेकर आते हैं, अब भगवान ही जाने कौन सी सीडी, लेकिन ये रैंकिंग की सीडी लेकर आते हैं, बट अलग से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर नहीं करते ये। जब आप काउंसलिंग स्टार्ट होती है और आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपने मार्क्स के बेसिस पे, अपनी कैटेगरी के बेसिस पे, डोमिसाइल है आप नहीं है उसके बेसिस पे, तब उसके अलॉटमेंट के साथ साथ या अलॉटमेंट के एक आध दिन पहले ये लोग मेरिट लिस्ट पब्लिश करते हैं। तो ऐसे मेरिट लिस्ट पब्लिश करने का कोई खास औचित्य नहीं रह जाता। तो ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, फिर पहले तो मेरिट लिस्ट ये नहीं देने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना, नहीं दे रहे हैं। तो बात करते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है अगर आप डोमिसाइल हैं, नॉन डोमिसाइल हैं उससे पहले, राइट। या पहले मैं आपको बता देता हूँ इस पे चीज़ों को। तो अभी जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती और जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं या जो छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, CGDME के साइट पे ही आपको PMT रूल 2018 मिल जाएगा, ठीक है। आप उसे प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, और नहीं आएंगी तो हम लोग यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे रूल रेगुलेशन, ठीक है। तो PMT रूल 2018 आप उसको रीड आउट कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। CGDME की साइट को आप एटलीस्ट रेगुलर विजिट करते रहिए सुबह शाम, ठीक है। एक बार सुबह 10-11 बजे के आसपास और एक बार रात को आप विजिट करिए, क्योंकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहीं से मिलेगा। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से बनवाने होते हैं, ये सारा लिस्ट मेरे वीडियो में भी मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो में आप वहाँ से देख सकते हैं।
और या फिर आप जो CGP जो PMT रूल है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो बहुत सारे होते हैं, लाइक जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपका जो डोमिसाइल वगैरह है जो पहले से आपके पास रेडी होने चाहिए। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि कहीं उस डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ तो नहीं है, या अगर है तो अगर अभी समय है 1-1.5 महीने आप उससे सुधरवा सकते हैं। लास्ट में एफिडेविट भी अगर आप दे देंगे तो चल जाएगा, तो वो देख लीजिए। हाँ, गैप सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, इन सारी चीज़ों को आपको ना अलॉटमेंट के बाद बनवाना होता है, या ब्रेकेज बॉन्ड सर्टिफिकेट हो गया, तो जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके बाद ये बनवाते हैं, तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा फिर आप वो सारी चीज़ें बनवाएंगे। तो डॉक्यूमेंट का माफ़ कीजिएगा, थोड़ी हेल्थ इशू भी रही है इसलिए मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, तो ये चीज़ें हैं, है ना, तो वो करवा लीजिए। और प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन लेने की इच्छुक हैं वो सबसे अच्छी बात है कि फ़ीस की व्यवस्था कर लीजिए, है ना, फ़ीस का अरेंजमेंट कर लीजिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के टाइम पे पैसे काफ़ी लगते हैं, ठीक है। तो फ़ीस का, अच्छा, एक गुड न्यूज़ ये है कि फ़ीस नियामक जो समिति होती है जिसके पास ये गया हुआ था कि इस साल फ़ीस जो है रिवाइज होने वाली है, जिसको मैंने पहले वीडियो में मेंशन भी किया था, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, फ़िलहाल तो 3 हैं, एक श्री शंकराचार्य SSIMS, ये भिलाई का है जो, और SBIMS बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ माफ़ कीजिएगा बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये रायपुर का, और तीसरा जो है ये हमारे पास है रिम्स रायपुर, ठीक है। तो ये 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, रिम्स रायपुर, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। चलिए, तो इनका जो फीस नियामक समिति ने इनकी फ़ीस तय कर दी है, जो बढ़ाई नहीं गई है। मतलब जो फ़ीस पिछले साल थी, मतलब 6 से 7 लाख रुपए, इस साल भी इनकी फ़ीस पर ईयर जो रहेगी 6 to 7 लाख रुपीज़ ही रहेगी, तो बढ़ाई नहीं गई है। नेक्स्ट 2024 तक के लिए इनकी फ़ीस फिक्स हो गई है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक्सपेक्टेशन जनरली होता है कि ये फ़ीस नियामक समिति जब भी बैठती है तो फ़ीस को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, बट इस साल इंक्रीज़ नहीं किया गया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था कर लीजिए। इसका भी डिटेल आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगा, या इस साल के लिए मैं आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो अब ये सारी बातें हो गई, तो मैं ये कह रहा था कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में, है ना। ओके, देखिए यहाँ पे जो CGDME काउंसलिंग कराने वाली है MBBS और BDS के लिए, तो उसके लिए आपके जो छत्तीसगढ़ के जो डोमिसाइल स्टूडेंट हैं वो तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, और जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हैं, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, जो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, या छत्तीसगढ़ के बाहर का कोई भी अन्य राज्य, उनके छात्र भी छत्तीसगढ़ DME के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कॉलेज के, चाहे वो MBBS हो या फिर वो BDS हो, प्राइवेट कॉलेज के मैनेजमेंट सीटों के लिए ही एलिजिबल होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप, MBBS BDS के प्राइवेट जितने भी कॉलेजेस हैं, और जो BDS के प्राइवेट कॉलेज हैं उनके मैनेजमेंट सीटों के लिए एलिजिबल होते हैं। और यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस स्ट्रक्चर होता है वो मैनेजमेंट सीट और गवर्नमेंट सीट का इक्वल होता है। मैनेजमेंट सीट का कोई अलग से आपको डोनेशन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो नाम मात्र का मैनेजमेंट सीट है। वो इसलिए कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो ओपन सीट है, ठीक है। मैं जल्द ही उन सभी बच्चों के लिए एक सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ जो छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं। इसके पीछे कारण देखिए, सन 2020 में 2020 में लगभग CGDME ने लगभग स्टूडेंट के 22 से 23 लाख रुपए फोरफिट कर लिए थे। 2020 के काउंसलिंग में 22 से 23 लाख रुपए रिफंड नहीं हुए थे, और ये सिर्फ इसलिए हुआ था कि इन बच्चों ने गलत तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, या फिर आप बोल सकते हैं कि सही तरीके से काउंसलिंग से एग्जिट नहीं किया था। तो 22-23 लाख रुपए DME को फ़ायदा हो गया था, राइट ना। सारा मेहनत हम लोग करते हैं, मैं या कोई और ऐसे काउंसलिंग से रिलेटेड सारे गाइडेंस के लिए, और असली बेनिफिट ले जाता है DME, ठीक है। तो हम अच्छा 2021 की काउंसलिंग का अगर आप डेटा देखें तो मैंने क्रॉस टैली तो नहीं किया, लेकिन 43 बच्चों के 1-1 लाख रुपए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए गए थे, मतलब सीधे 43 लाख रुपए हो गए, और प्लस 10,000 5,000 ये भी कई लोगों के डूबे थे। तो ऑन एड एवरेज इससे जस्ट डबल, है ना, 22-23 लाख से बढ़ के कितना हो गया, 45 लाख रुपए 2021 की काउंसलिंग में। तो ये जो पैसे आपके वेस्ट हो रहे हैं, मतलब ये 22-23 लाख रुपए या 43-45 लाख रुपए, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने एक पेड काउंसलिंग करी हुई थी, मेरे पास थोड़ा समय था तो पेड काउंसलिंग करी हुई थी, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं किया था। दैट वाज ओनली आई थिंक 500 था, मैं शायद मुझे याद आ रहा है, 500 रुपये चार्ज था। और मैक्सिमम बच्चों ने जिन्होंने इसका बेनिफिट लिया
तो मुझे नहीं लगता कि उनके 1 लाख रुपए डूबे होंगे, जब तक उन्होंने जानबूझ के कोई गलती न की हुई हो या मेरे से सलाह लिए बिना ही कोई अपने मन से कुछ भी ना किया हो। तो 500-1000 रुपये देके आपने अपने 1 लाख रुपये बचा लिए, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अब इस साल जैसा समय रहेगा, मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, अपडेट करेंगे। देखिए ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है ना, 45 लाख रुपए काफ़ी ह्यूज अमाउंट होता है। और या एक सिंगल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी के लिए 1 लाख रुपए, 10,000 रुपये या 5,000 रुपये भी एक बड़ा अमाउंट होता है। तो हमारा कहना ये है कि आप काउंसलिंग में सही तरीके से पार्टिसिपेट करिए या काउंसलिंग से सही तरीके से एग्जिट करिए, ताकि आपका ये जो अमाउंट है ये फोरफिट ना हो, आपको रिफंड हो जाए। और इस बात की गारंटी तो मैं ले ही सकता हूँ कि अगर आप मेरे तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, या जो तरीका मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऑथेंटिक रूप से, अभी बिल्कुल इंटरटेन नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ पे, अगर मैं करूँगा तो डेफिनेटली आपके ये 1 लाख रुपए बच जाएंगे। ठीक है, चलो तो इस पे बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बोल रहा था कि कौन कौन छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो डोमिसाइल, नॉन डोमिसाइल दोनों बच्चे कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जो डोमिसाइल बच्चे हैं वो यहाँ के गवर्नमेंट सीटों के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन जो नॉन डोमिसाइल बच्चे हैं वो मैनेजमेंट सीटों के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर हम नए वीडियो में बहुत सारे और भी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। एक जस्ट बिगिनिंग था, आप मान के चलिए कि 2022 नीट एग्जाम के रिजल्ट के बाद हमने पहली बार ये काउंसलिंग से रिलेटेड बात करना आपसे चालू किया है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कोशिश मैं करूँगा, थोड़ा सा टाइम इशू भी है और लगातार 10 घंटे क्लास लेने के बाद आवाज़ बहुत बैठ जाती है, ना इच्छा रहती है ना प्रैक्टिकली बताऊँ शक्ति रहती है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा डिले हो रहे हैं। बट मैं पूरा प्रयास करूँगा कि काउंसलिंग में आप लोगों की मदद कर सकूँ। पर्सनल फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा या मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, बट आपके सारे क्वेश्चन कंसीडर करूँगा। लाइक दिस, एक क्वेश्चन के लिए मैंने अपना फ़ोन अपने साथ में रखा हुआ था। मैं एक पेरेंट्स ने पूछा हुआ है चैनल पे ही कि ज़्यादातर बच्चे जो पूछ रहे हैं, देखिए कट ऑफ से रिलेटेड, तो मैं अभी उसके आंसर नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पर। पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिए, कुछ दिन थोड़ा सा और वेट कीजिए, या फिर आप देख। एक क्वेश्चन है, क्या फर्स्ट राउंड ऑफ नीट काउंसलिंग में अगर कोई ओबीसी डालता है और अगर उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं तो उसको सेकेंड राउंड में अनरिजर्व की सीट मिलेगी स्टेट कोटा से? ध्यान रखिएगा, मामला फंस जाएगा। मैंने कहा यही तरीका होता है जो गलत होता है। ऐसे कि अगर फर्स्ट राउंड में आपने ओबीसी डाला और बाय द वे आपको अलॉटमेंट हो गया और आप उस कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए और आपके पास ओबीसी का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप काउंसलिंग से सीधे बाहर हो जाएंगे। और ये सेम केस एक मेरे स्टूडेंट्स के साथ हो चुका है। एक स्टूडेंट थी मेरी, ठीक है, और अच्छा रैंक ही आया था उसका। हालांकि अब वो प्राइवेट कॉलेज से फिर एमबीबीएस उसका कंप्लीट भी हो गया। तो 2015 सेशन बैच की थी वो स्टूडेंट, मुझे अच्छे से ध्यान है उसका केस। ओबीसी उन्होंने डाला हुआ था बट उनके पास ओबीसी का डॉक्यूमेंट नहीं था, जिसके कारण से जब वो अलॉटमेंट मिल गया, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए, तो उन्हें ऐसा नहीं कि ओबीसी से उठा के जनरल में एडमिशन दिया गया। हालांकि जनरल रैंक पे भी उसको कोई ना कोई एमबीबीएस कॉलेज मिल ही जाता, लेकिन उस साल पूरा उनको गवर्नमेंट कॉलेज से बैन कर दिया गया था। तो सोच समझ के आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। सारे डॉक्यूमेंट, सारे जो भी आप उसमें डालते हैं, सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए एट अ टाइम जब डिमांड की जाती है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि ये सारे डॉक्यूमेंट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट, ये सारी जो चीज़ें होती हैं काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद आपको नहीं बनवाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप दिक्कत में फंसेंगे। इसके अलावा जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो जो क्वेश्चन मार्क्स से रिलेटेड हैं, खास करके उन बच्चों के मार्क्स जिनके लाइक ओबीसी या फिर जनरल में 525, 530, 535 या 40 के आसपास हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यही कह सकता हूँ कि जिनके मार्क्स ओबीसी जनरल में 540 प्लस हैं, दे कैन फील सेफ, है ना, वो सेफ फील कर सकते हैं, या ±5 मार्क्स आप ले लीजिए इसमें, ठीक है। लेकिन जिनके मार्क्स लोअर साइड में हैं तो बेटा मेरे ख्याल से आप ऐसा करो कि काउंसलिंग तो ऑनलाइन होने वाली है, आपको कोई ऑफलाइन आके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है, ना ही परेशान होना है। काउंसलिंग आप घर बैठे भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो साइमल्टेनियसली, क्योंकि ये काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ये लंबा चलता है ना, 1-1.5 महीने में कंप्लीट नहीं होता। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, देन अगेन ये हाई कोर्ट और ये सब बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं अभी, है ना। शुरुआत करेंगे हम अगले वीडियो से, बताएंगे आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें होते होते क्या होता है, 4, साढ़े 4, 5 महीने भी लग जाता है। तो देखिए इस ऐसा ना हो कि कहीं 2022 से आप सीधे 2023 में पहुंच गए और फिर नीट के 2023 के एग्ज़ाम के लिए भी आपके पास समय कम बचा हुआ है। तो प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट लगता है कि मेरा नहीं हो सकता या मैं बाउंड्री लाइन पे हूँ, ठीक है,
तो प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाय द वे आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, आप बिल्कुल कॉलेज ज्वाइन करिए, नहीं होता है तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। यदि आप MBBS ही करना चाहते हैं तो, मतलब आपको फील्ड में रहना है तो, अदरवाइज दूसरे ऑप्शन भी हैं, लाइक BAMS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, BEMS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, लाइक वेटनरी कर सकते हैं। तो अगर आप अदर ऑप्शन पे जाएंगे तो आप बिल्कुल फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप MBBS ही करना चाहते हैं तो डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट, आप 1 मिनट भी अपना वेस्ट मत करिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।